जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएपीएफ एसी के बारे में और बिना लेट किए हुए हम चलते हैं और बात करते हैं सीएपीएफ एसी है क्या और क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है सीएपीएफ एसी एग्जाम के लिए। तो ऑफिसर्स, जब हम बात करते हैं सीएपीएफ एसी की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्ट होने की, तो हमारे पास जो हम सेलेक्ट हो सकते हैं वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कहां कौन सी ब्रांच को हम सर्व कर सकते हैं सीएपीएफ एसी के, तो वो देख लेते हैं बिना लेट किए हुए। जैसा कि आप सभी को पता होगा ऑफिसर्स, सीएपीएफ एसी के थ्रू आप बीएसएफ में, आप कहां बीएसएफ में, और साथ में ऑफिसर्स सीआरपीएफ, इसके बाद ऑफिसर सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में ऑफिसर सेलेक्ट होके जा सकते हैं। आप यहां पे आपको जो रैंक मिलेगी वो मिलेगी असिस्टेंट कमांडेंट की। क्या मिलेगी? असिस्टेंट कमांडेंट की। सीएपीएफ एसी का जब आप फुल फॉर्म की बात करोगे तो आपको समझ में आएगा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। यहां एक तरीके से ये सेना के जैसी है, लेकिन सेना नहीं है, इसे रिजर्व करके रखा जाता है। इस की जो काम होते हैं या इस बटालियन का जो काम होता वो सेना के जैसे सेम मिलेगा, लेकिन ये रिजर्व होती है। बात कर ले कि यहाँ पे आप ऑफिसर्स कहां सेलेक्ट होते हैं, तो ऑलरेडी आपको मेंशन किया गया, जो हमने पहले ही बता दिया। ध्यान देने वाली बात है कि ये गेजेटेड ऑफिसर्स का पोस्ट है। कैसा है? गेजेटेड ऑफिसर्स का पोस्ट है। और आप यहाँ पे जब अधिकारी बनेंगे तो आप सीएपीएफ के थ्रू देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बात करें इस परीक्षा के थ्रू आप अनुशासन और नेतृत्व के साथ साथ राष्ट्र के गौरव को भी बढ़ाने का आपको अवसर प्राप्त होता है। इसलिए ऑफिसर्स, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में यहां चयनित होकर देश का मान बढ़ा सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे ऑफिसर्स और बात करते हैं आगे की इंफॉर्मेशन की। जैसा कि आपको मैप दिख रहा होगा ऑफिसर्स, अब हम बात कर लेते हैं ये जो ऑफिसर्स हैं ये कहां पे सेलेक्ट होते हैं। जब आप चयनित हो गए, आप सेलेक्ट हो गए, तो आप कहां से सिलेक्ट होंगे? सीएपीएफ एसी के थ्रू। और जैसे ही आप सिलेक्ट होंगे, अब बात करेंगे कि ये ऑफिसर्स कहां पे जाके अपनी सेवाएं देने वाले हैं और कहां कहां कौन सी फोर्स लगी हुई है और कैसे आप आंतरिक सुरक्षा में मदद करते हो देश की। अब बात कर लें ऑफिसर्स, तो आप बीएसएफ को देखते होंगे अगर, तो बीएसएफ हमारी कहां पे लगी होती है? नाम सी है बॉर्डर सीमा फोर्स। ये हमें भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे मिल जाएगी बीएसएफ। इसके बाद बात करें अगर हम एसएसबी की, एसएसबी हमें कहां मिल जाएगी? एसएसबी की तैनाती जो होगी वो होगी भारत नेपाल ऑफिसर्स और भूटान सीमा पे, भारत भूटान सीमा और भारत नेपाल सीमा पे जो है वो हमें मिलेगी एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल की तैनाती होगी। इसके बाद बात करें ऑफिसर्स, जो हमारी चीन पे तैनाती है या भारत चीन के बॉर्डर पे जो तैनाती है वो किसकी है? आईटीबीपी की। बात करें हम बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में, या आप बात करें भारत बांग्लादेश या फिर भारत म्यांमार के बॉर्डर पे कौन सी फोर्स तैनात है, तो वो भी, उसकी भी सुरक्षा का काम बीएसएफ के हाथों में है। बात करें ऑफिसर्स अगर भारत नेपाल या भूटान सीमा पे, तो ऑलरेडी हमने वहां पे जिक्र किया एसएसबी, तो यहां भी सशस्त्र सीमा बल ही रिक्वायर्ड है। इसके बाद बात कर ले ऑफिसर्स कि हमारी जो असम राइफल, जिसे एआर के नाम से जानते हैं, बात करें यूनिफॉर्म में, एआर की जो यूनिफॉर्म है वो सेम आर्मी जैसी है। अगर आप लोग को लगता है आप लोग आर्मी लवर हैं, आपको पसंद है आर्मी की यूनिफॉर्म, तो असम राइफल से चुनिएगा। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एकदम सेम डिक्टो, दूर से कोई भी देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि आर्मी की यूनिफॉर्म नहीं है जब तक वो आपके बैज पे लगा हुआ एआर ना पढ़ ले। तो ये चीजें जो है पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा की सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है वो एआर के हाथों में दिया गया है, यानी असम राइफल्स के हाथों में है। ऑफिसर्स, ये बेहद ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है जब सेना में आप एज एन असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्ट होते हैं और देश के विभिन्न भागों में जाके देश को सुरक्षित करते हैं, आंतरिक रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं और देश का गौरव बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे अपनी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की ऑफिसर्स, तो अब देख लेंगे एज लिमिट क्या है ऑफिसर्स। एज लिमिट कितने तक आप यहां सिलेक्ट हो सकते हैं? तो जब एज लिमिट की बात करें 20 to 25 ईयर तक आप यहां ऑफिसर सिलेक्ट हो सकते हैं, वो भी जनरल कोटे में। लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड होता है। वो कहां से है
तो आप बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की, तो अगर आप ओबीसी के हैं ऑफिसर्स तो आपको 3 इयर्स और दे दिए जाते हैं, यानी 25 मैक्स है तो 3 आपको इसमें और ऐड कर लिया जाएगा, यानी 28 तक जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं। बात कर लें अगर ऑफिसर हम कि अगर कोई एससी एसटी कैंडिडेट है तो उसको कितने साल तक एज रिलैक्सेशन है, तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए ऑफिसर्स जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 इयर्स की है, यानी 25 + 5 = 30, यानी अब कह सकते हैं आप 30 इयर्स तक जितने भी एससी एसटी कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एग्जाम में। चलते हैं ऑफिसर्स नेक्स्ट स्लाइड में और बात करते हैं अगली इंफॉर्मेशन की। अब अगर क्वालिफिकेशंस की बात कर लें, इस एग्जाम की क्वालिफिकेशन क्या है, तो इस एग्जाम के लिए आप केवल और केवल ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएट हैं आप और किसी भी स्ट्रीम से हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप केवल और केवल ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। बात करें ऑफिसर्स एग्जाम पैटर्न क्या है इस एग्जाम का, तो आपको 2 एग्जाम देने होंगे ऑफिसर्स। पहला क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। पहला एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा ऑफिसर, जिनमें जीके, रीजनिंग और ऑफिसर्स मैथ और इंग्लिश, ये सारे के सारे कंप्लीट आपको मिलाकर एक सिंगल पेपर होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद सेकंड पेपर जो आपका होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, और उसमें आपको एस्से आएगा और बाकी कंप्रीहेंशंस इंक्लूड होंगे। इसके बाद जब आप ये दोनों पेपर पास कर लोगे, फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, तब आपका होता है पीईटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। इसके बाद जब आप फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी पास कर लेते हो ऑफिसर, फिर आपको बुलाया जाता है मेडिकल के लिए, और फिर आफ्टर मेडिकल आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, और जैसे ही आप इंटरव्यू कॉल कंप्लीट कर लेते हो यू विल बी बिकम CAPF AC यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में आपको नियुक्ति दी जाती है। इस प्रकार आप इन दोनों पेपर के थ्रू यहां पर सेलेक्ट हो सकते हैं CAPF AC के रूप में। बात कर लें ऑफिसर्स की इन एग्जाम्स की जो मूड है वो कैसा होता है, तो दोनों पेपर जो है वो आपको पेन और पेपर के थ्रू देखने को मिलेगा, यानी ऑफलाइन मिलेगा। इसके बाद ऑफिसर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात कर ले सर पीईटी का एलिजिबिलिटीज क्या है, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट को पास करने के लिए हमें क्या करना होगा, और साथ में कितनी हाइट की रिक्वायरमेंट होगी, चेस्ट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, इन सब की बारे में बात कर लेते हैं। ऑफिसर्स मेल कैंडिडेट जो है उनकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर, और फुलाव के साथ जो है यानी 5 सेंटीमीटर फुलाना कंपलसरी है मेल कैंडिडेट के लिए। इसके बाद बात करें जो वेट है वो हाइट के अनुसार होनी चाहिए ऑफिसर। मेडिकल नॉर्म्स को कंप्लीट करना होगा। बात कर लें अगर वहीं फीमेल की, तो फीमेल की हाइट जो है थोड़ा सा कम भी जो होगी तो भी चलेगा, कितना कम हो 157 सेंटीमीटर तक भी अगर फीमेल है 157 सेंटीमीटर तो भी वो अलाउ है। चेस्ट यहां लागू नहीं होता। फिर बात कर ले वेट की, तो हाइट के अनुसार यहां पर भी वेट की रिक्वायरमेंट है फीमेल के लिए भी। और बात करें ऑफिसर की रिलैक्सेशन, क्या इसमें पीईटी में कोई रिलैक्सेशन है हाइट वगैरह में, तो हाँ एसटी या कुछ क्षेत्रीय उम्मीदवारों को हाइट में जो है वो छूट मिलती है। किसके अनुसार छूट मिलेगी, यूपीएससी रूल के अनुसार मिलेगी। ऑफिसर चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के बारे में कि सर यहां पे ऑफिसर सेलेक्ट होने के लिए क्या कोई मेडिकल होता है, तो जी हां, क्योंकि ये सेना से रिलेटेड है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, एकदम सेना जैसे ही वर्क कर रही है, तो आपको जो है यहां मेडिकल टर्म भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब बात कर ले कि मेडिकल टर्म में क्या क्या जरूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है ऑफिसर। तो मेडिकल के लिए आपका आई साइट ठीक ठाक होना चाहिए, हियरिंग यानी आप अच्छे से सुन पा रहे हो प्रॉपर आप। इसके बाद फ्लैट फुट ना हो आपको, नौकनी ना हो आपको कोई, यानी पैर जब आप करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बता देंगे कि कैसे नौकनी आप चेक करते हो। आप चाहो तो अपने घर पे ही नौकनी चेक कर लोगे कि कैसे नौकनी होती है, इन सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे आपको। बात करें कलर विजन की, तो ये बहुत मेजर इशू होता है बच्चों को। अगर किसी को है, रेयरेस्ट होता है, लेकिन अगर किसी को है कोई कलर पहचानने में प्रॉब्लम हो रही, बेसिकली जो होता है रेड और ग्रीन में होता है कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम,
बाकी अपना देख लेना है। अगर कुछ ऐसा है तो आप बाहर हो सकते हो, इसीलिए यूपीएससी मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार होना जरूरी है। इसलिए चेकअप पहले ही रखो कि नॉर्मल इतने जितने पॉइंट इसमें मेंशन किए गए, अगर आपको इस सब में कहीं प्रॉब्लम नहीं है तो आप टोटली फिट हो सीएपीएफ एसी एग्जाम के लिए। ऑफिसर्स, बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की। तो असिस्टेंट कमांडेंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग सैलरी बहुत पूछते हो कि सर जब हम ऑफिसर बन जाएंगे सैलरी क्या मिलेगी। अरे भैया रुक जाओ, सैलरी बहुत टॉप लेवल की है, और सैलरी के साथ साथ आपका जो रुतबा होगा असिस्टेंट कमांडेंट, जब आप आओगे विलेज में या फिर आप अपने लोगों को बताओगे कि आप जो वर्क कर रहे हो आप डिप्टी एसपी के इक्विवेलेंट हो, डीवाईएसपी के इक्विवेलेंट हो, तो सोचिए लोग आपको उसी नजरों से देखेंगे, कितना सम्मान होगा उनको, उनकी नजरों में आपका रिस्पेक्ट क्या होगा। इसलिए आप बने रहिए और मेहनत करिए इस एग्जाम के लिए। अब बात कर लेते हैं कि सर यहां सैलरी क्या होगी। तो पे लेवल 7 जो कि अभी करंट में चल रहा है 7th कमीशन के अकॉर्डिंग, ऑफिसर वो जो होगा वो आपका जो मिनिमम पेमेंट है, बेसिक पेमेंट है, ये इसे देख के नहीं केवल 56,100 रुपए ही मिलेंगे आपको। ये आपको 56,100 रुपए जो मिल रहे हैं ये केवल, या 56,100 रुपए जो मिल रहे हैं ये आपको केवल एक बेसिक सा है। अभी इसमें आपका डीए जुड़ेगा, अदर अलाउंस जुड़ेंगे, और सब जुड़ के आप लगभग 90,000 प्लस, 90,000 प्लस पार कर जाते हो। यानी मोटा मोटा आंकड़ा अगर मान ले तो 1 लाख से प्लस में आपकी सैलरी होती पर मंथ की। अब इतनी हैंडसम सैलरी और साथ में जिस्म पे वर्दी, क्या ही चाहिए, भौकाल एकदम पूरा टाइट है। ऑफिसर मेहनत करो, ग्रेजुएशन करो और लग के लगो। इसके बाद बात कर ले डीए आपका इसी में अभी जुड़ेगा, एचआरए आपको मिलेगा अगर एकोमोडेशन नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से, हालांकि इनके क्वार्टर्स बहुत ही अच्छे होते, शानदार होते हैं, ठीक है। और साथ में गवर्नमेंट आपको एकोमोडेशन दे रही ना, एचआरए या एकोमोडेशन की बात कर ले वही, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, अगर गवर्नमेंट ने आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करा है तो आपका एचआरए का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो आपको नहीं मिलने वाले। अगर गवर्नमेंट का एकोमोडेशन आपने नहीं लिया तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है आप मुझसे कुछ पैसे ले लीजिए और आप बाहर रहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिसर, अगली स्लाइड में क्या इंफॉर्मेशन है। तो आपको साथ में टीए भी मिलता है। अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आपको आपके सर्विस के तरफ से कोई व्हीकल नहीं प्रोवाइड कराई गई ऑफिसर, तो वहां पे आपको टीए मिलता है, ट्रेवल अलाउंस। फिर रिस्क अलाउंस सबसे इंपॉर्टेंट है, जो केवल फौजी, पुलिस और अदर को ही मिलता है, तो आपको रिस्क अलाउंस मिलता है। अब वो रिस्क अलाउंस ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है अकॉर्डिंग टू आपके प्लेस, यानी आप कहां पे पोस्टेड हो। अगर आप ज्यादा रिस्की एरिया में पोस्टेड हो तो आपको जो है आपकी सैलरी हाइक कर जाती है, वहां हार्ड रिस्क अलाउंस मिलता है, और हार्ड एरिया या हार्डर एरिया में वो सैलरी में आपको बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो ज्यादा पेमेंट होता है। फिर अलाउ आपको अगर कहीं आप पीस एरिया में तो वही जो आपका ये रिस्क अलाउंस है ये कम हो जाएगा। फिर बात करें, मेडिकल भी आपको मिलता है और साथ में एलटीसी सुविधाएं भी आपको उपलब्ध होती है। मेडिकल आपके और आपके डिपेंडेंट को भी प्रोवाइड कराया जाता है, आपके साथ साथ जो आप पे निर्भर है उनको भी। इसके बाद करें सीएपीएफ एसी, तो गेजेटेड ऑफिसर पद ही, और साथ में जाहिर सी बात है कि एक ग्रुप ए पद है, इतना ही काफी है, और साथ में आप देश की सेवा तो कर ही रहे हो और सम्मान भी आपको भर भर के मिलता है ऑफिसर। अब बात कर लें सीएपीएफ एसी में और कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं सर जो हमें मिलती है। तो अनगिनत सुविधाएं हैं, अनगिनत सुविधाएं ऑफिसर्स। यहां आना मतलब अपने आप को एकदम सेटल्ड कर लेना। जैसे कि कुछ उनमें से है, जैसे कि गवर्नमेंट आपको एकोमोडेशन एचआरए दे ही रही, फ्री मेडिकल फैसिलिटी वो किसको मिल रही है, आपको तो मिल ही रही है, साथ में आपके फैमिली वाले भी, जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। परिवार में भी किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई छोटा मोटा इशू हो जाए तो भैया पता नहीं कितने पैसे स्पेंड कर देते हो आप लोग। लेकिन यहाँ सारा का सारा बर्डन जो है, कोई भी बोझ है आपके फैमिली में, कुछ भी ऐसा कुछ है मेडिकल इशू से संबंधित, तो सारे के सारे प्रॉब्लम जो है वो समझो गवर्नमेंट के हो गए, यानी आपके एक भी पैसे नहीं लगने, सब यही देखा जाएगा। इसके बाद बात करें टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की हमने बात किया था, वो भी आपको मिलता है। एलटीसी जिसको हमने वहां पे लिखा था, यानी लीव ट्रेवल कंसेशन, ये भी आपको मिलेगा। रिस्क अलाउंस ये आपको डिपेंड करेगा, आप पीस एरिया में हो तो कम हो जाएगा, और हार्ड एरिया में हो तो ये सैलरी में आपके बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा ऑफिसर। इसके बाद बात कर ले रेगुलर प्रमोशन की, तो ये तो जाहिर सी बात है, वेल ऑर्गेनाइज संस्था है फौज,
तो यहाँ नो डाउट कि आपके प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस आप ईमानदारी और मेहनत के साथ देश के साथ जुड़े रहिए और अपने यूनिफॉर्म को टाइम दीजिए, अपने यूनिफॉर्म के साथ लगे रहिए, आप देश को टाइम दीजिए, देश के साथ आगे बढ़िए। आप निश्चित तौर पे आपका जो प्रमोशन है वो कहीं रुकने वाला नहीं है और करियर ग्रोथ होता ही रहेगा, क्योंकि इससे ज्यादा ऑर्गेनाइज संस्था तो कहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि सेना से है और साथ में आर्म पुलिस फोर्सेज की बात है। तो बात करें ट्रेनिंग एंड हायर स्टडी अपॉर्चुनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफिसर। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि अभी आपको पढ़ना है और जिससे देश को फायदा हो सकता है और साथ में सीएपीएफ को फायदा हो सकता है, तो आप यहाँ छुट्टी पा सकते हो। छुट्टियां आपको रिलीज कर दी जाती हैं और आप जाइए, बाहर पढ़िए और फिर देश को सर्व कीजिए। इससे ज्यादा और क्या ही लोगे, आप पढ़ भी रहे हो, आपको गवर्नमेंट पे भी कर रही है, इससे ज्यादा क्या लोगे। साथ में पेंशन तो आपको मिलता ही है, एनपीएस बेनिफिट यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको बेनिफिट भी मिलता है। और साथ में आप जो भी स्टेट रिस्पेक्टेड स्टेट है और वहां भी वर्क करेंगे, क्योंकि आपके जो भी एरिया बॉर्डर से शेयर है वहां तो करोगी। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाई स्टेटस, वो तो आपको मिल ही रहा है भाई। जिसको भी आप बोलोगे कि आप सीएपीएफ में एसी वर्क कर रहे हो, असिस्टेंट कमांडेंट, उसकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट देखो कितनी ज्यादा बड़ी होगी। और ग्रुप ए पोस्ट तो है ही, नो डाउट कि ये रिस्पेक्टेड पोस्ट है। जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अदर को मिलती है वो भी ग्रुप ए ही पोस्ट रहती है और आप भी ग्रुप ए ही पोस्ट में जाते हो। तो ये चीजें आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऑफिसर्स, बस इस चांस को मिस नहीं करना है। अब बात कर ले अगली इंफॉर्मेशन की डिटेल में, जिसको मैंने पीछे लगा दिया था इस वाले स्लाइड में, क्योंकि मुझे लगा कि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। रही बात अब रिटन एग्जाम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएपीएफ के एसी के रिटन एग्जामिनेशन, तो इसमें डिटेल बात करेंगे। अब बात करें हम कि इसका जो मोड है वो ऑब्जेक्टिव है पहले वाले पेपर का, पेपर फर्स्ट का। 2 घंटे आपको मिल रहे हैं। कितने मैक्स मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, तो वो है 250। सब्जेक्ट क्या है, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, फिर करंट, फिर इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी ऑफिसर, फिर इकोनॉमी, फिर ऑफिसर साइंस, और इसके बाद आपको रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव। तो ये सारे इतने टॉपिक हैं जो कि आपको जनरल एबिलिटी में पूछे जाएंगे, पेपर फर्स्ट में आते हैं। मैक्स मार्क्स आप कितना गेन कर सकते हो ऑफिसर, 250। अब बात कर ले कि निगेटिव मार्क्स कटेंगे क्या, जी हाँ, 1/3 इसमें निगेटिव कट जाएंगे अगर आपने कुछ भी गलत किया। यानी गलत करते हैं तो आप अपने आपको ही देखिए, आप ही देखना पड़ेगा, आपको ही जिम्मेदारियां होंगी, इसमें किसी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होंगी। आपके स्वयं के नंबर डिडक्ट होने, तो भैया बहुत सोच समझ के आप लोग तुक्का मारिएगा, तुक्का नहीं चलेगा ऑफिसर। कितना निगेटिव है, 1/3। आगे चलते हैं ऑफिसर्स और देखते हैं पेपर सेकंड की इंफॉर्मेशन क्या है। तो पेपर सेकंड जो है वो रिटन मोड में होगा। और बात कर ले तो ये डिस्क्रिप्टिव है। कितने घंटे का टाइम मिलेगा सर, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। कितने घंटे का टाइम मिलेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा ऑफिसर। और बात करें मैक्स मार्क्स कितना गेन कर सकते हैं, तो है 200। इसके बाद सेक्शन क्या आएगा उसमें, तो आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे समझिएगा ऑफिसर। पहला वाला जो सेक्शन होगा उसमें एस्से राइटिंग होगी, जो कि 80 नंबर के आएंगे। कितने, 80 नंबर के। फिर आएगा प्रेसिस राइटिंग का, जो कि आपको 20 नंबर देके जाएगा। फिर आएगा कंप्रीहेंशन, जो कि 20 देके जाएगा। फिर इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप रिपोर्ट राइटिंग या फिर उसी में आपको आर्ग्यूमेंट आ जाए, जो कि क्या होगी 80। और ध्यान रखना 80 मार्क्स आपको। फिर लैंग्वेज जो होगी इन दोनों पेपर की, यानी डिस्क्रिप्टिव में जो आप लैंग्वेज यूज करोगे, कौन सी भाषा, बड़ी दिक्कत होती है ऑफिसर। आप में से लोग ये पूछते हैं कि सर क्या हम इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, सर क्या इसे हम हिंदी में लिख सकते हैं। तो नो डाउट आपको जो भी लैंग्वेज आती है, चाहे इंग्लिश आती है चाहे हिंदी आती है, आप इसे लिखिए, लेकिन आप इसमें चूज करिए जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे, किसी के कहने पे नहीं। अब बात कर लेते हैं कि सर 200 मार्क्स यहां का और फर्स्ट पेपर का। तो फर्स्ट पेपर में आपने देखा ऑफिसर, तो आपको कितने मैक्स मार्क्स मिल रहे हैं, 250। अब बात कर ले सेकंड पेपर की, तो सेकंड में आपको कितने, 200। तो 200 यहां पे ऑफिसर, प्लस में 250 यहां पे ऑफिसर। तो 200 प्लस 250, 450 मार्क्स आपके टोटल जो है वो किसके आ रहे हैं, रिटर्न के वेटेज है। रिटर्न के कितने नंबर आ रहे हैं, मैक्स 450। इसके बाद जो इंटरव्यू, जो बचे मार्क्स है वो इंटरव्यू में आपके जुड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू कितने का, 150 का इंटरव्यू, यानी 150 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा।
और बात कर लें, ये आपके टोटल दोनों पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड मिला के आपके 450 नंबर का आपका रिटर्न होता है। दोनों ऐड होके फिर आपका 600 मार्क्स का, कितने 600 मार्क्स का आपका टोटल फाइनल मेरिट जारी होती है। इसके बाद जो इसमें आ जाता है वो ऑफिसर सेलेक्ट हो जाता है सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में अधिकारी के रूप में सेलेक्ट होता है, ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर के रूप में। तो ऑफिसर आपने देखा कि कितना अच्छा सा पद है ये, और जिसे आप गेन कर सकते हैं केवल थोड़ी सी मेहनत करके। कुछ और नहीं करना है, ग्रेजुएशन करनी है, किसी भी स्ट्रीम से करना है, और आप यहां ऑफिसर सिलेक्ट हो सकते हैं। तो देर किस बात की, मेहनत करिए, लग जाइए, डेडिकेशन के साथ पढ़िए और बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। जाते जाते एक महत्वपूर्ण सूचना कि जो है आप 18 फरवरी तक, 18 फरवरी सन 2026 तक इसके नोटिफिकेशन पा जाएंगे सीएपीएफ एसी 2026 का। और इसके साथ साथ आप लोग 19 जुलाई तक 2026 में इसका एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। यानी यही दिन होगी जो आपकी चीजें फाइनल करेंगी। ये वही वाला गाना हो गया, यही रात अंतिम यही रात भारी, बस एक रात की है सारी कहानी। तो यही दिन हो जाएगा जो आपको फाइनल आप कर देगा कि आप वर्दी पाएंगे या वर्दी पाने से आपकी दूरियां बढ़ जाएंगी। ये चीजें डिसाइड करनी है, आप कितना मेहनत करोगे इसको देख के, टाइम को देख के। टाइम और डेट दोनों ध्यान रहे, 18 फरवरी सन 2026, 19 जुलाई 2026। अगर ये चीजें आपके दिमाग में चल रही है तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे और सफलता आपको मिलने वाली है। इसी के साथ हम अपने क्लास को समाप्त करेंगे, लेकिन आप निरंतर मेहनत करते रहिए और बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलते हैं ऑफिसर, जय हिंद, जय भारत।